Good morning, students. This is Pradyuman sir again in front of you, and the new topic is special purpose application software, that is customized software. Okay, so we are going to start our new topic. That is special purpose application software. So here we comes to get a detailed information about the special purpose application software. Basically, these are the software just customized for our need, for our desire. Okay, so but again I am telling you, and first of all, that those who are new or still they are not a subscriber of my YouTube channel Tuition at Home Urai, then first of all just subscribe my channel, press the bell icon so you can get the notification of my video very firstly. Okay, so let's get started. यहाँ पर दिया गया है the software which are designed to meet a specific need of any user are called specific purpose application software. Example: Tally, Busy, etc. Such software are also known as customized software. यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जो एक यूज़र के अकॉर्डिंग, यानी कि सपोज जैसे मेरी जो नीड है, ठीक है, मेरी नीड के अकॉर्डिंग जो सॉफ्टवेयर काम करे वो एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हो गया. ठीक है, अगर जैसे मुझे वीडियो एडिट करनी है तो वीडियो एडिटिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर है मैं उस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके मैं उस वीडियो को एडिट कर सकता हूँ. ठीक है, अगर मुझे वीडियो को कंप्रेस करना है तो कंप्रेस करने के लिए जो पर्पज़ एक पर्टिकुलर एक जो एप्लीकेशन है, जो एक सॉफ्टवेयर है, मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर एक बेसिक आपको दिया गया है, जैसे कि आपको कोई भी आपके स्पेसिफिक यानी कि बहुत ख़ास काम के लिए, ठीक है, जो एप्लीकेशंस होते हैं वो आपके स्पेसिफिक पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं. ठीक है, जो यूज़र की नीड, यूज़र की डिमांड के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं. यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए जैसे टैली और बिजी. ठीक है, इनको हम लोग कस्टमाइज सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, कहते हैं. सम ऑफ द कस्टमाइज सॉफ्टवेयर आर रिजर्वेशन सिस्टम, ओके, बिलिंग सिस्टम, पेरोल सिस्टम. यानी कि जैसा आप रिजर्वेशन सिस्टम में आप देखते होंगे तो रिजर्वेशन के लिए आपको जो IRCTC की जो, या तो आप वेबसाइट पर जाइए या फिर IRCTC का जो एक एप्लीकेशन आता है आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल या कंप्यूटर में. आफ्टर दैट आप उस पर इजीली अपना रिजर्वेशन करवा सकते हैं अपने ट्रेन्स का. ओके, एयरलाइंस के लिए अलग कुछ एप्लीकेशंस आते हैं, आप उनके ज़रिए अपने एयरलाइंस का भी आप क्या बोलते हैं रिजर्वेशन करवा सकते हैं. नाउ बिलिंग सिस्टम, तो बड़े बड़े जो मॉल्स होते हैं या शॉपिंग मॉल्स होते हैं, जो बड़े बड़े जो शॉपिंग मार्ट्स होते हैं, तो उनमें बेसिकली ये बिलिंग सिस्टम होता है. वहाँ पर आप जब जाते हैं कुछ भी सामान खरीदते हैं तो वो आपको बेसिकली उस पर्टिकुलर सामान का एक बिल कंप्लीट करके दे देते हैं. ठीक है, तो ऐसे ही ये सारे आपके जो कुछ जो सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका पर्टिकुलर वर्क होता है ये इसीलिए होता है. ठीक है, नाउ डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अब यहाँ पर ये एक डिफरेंस बताया गया आपके कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में कि क्या डिफरेंस है. ठीक है, तो वो सारे आपको डिफरेंसेस यहाँ पर दिए गए हैं. बेसिकली मैं आपको ये चीज़ सारी पढ़ा चुका हूँ, बट दोबारा से देख लेते हैं. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का फर्स्ट पॉइंट, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ टाइप ऑफ प्रोग्राम इंस्टॉल टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड रन द एप्लीकेशन प्रोग्राम. ओके, सो एज वी ऑल नो दैट कंप्यूटर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो आपके एक प्रकार के प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं और आपके कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करने का, ठीक है, कंट्रोल करने का उनका वर्क होता है. वो आपके कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली इंस्टॉल्ड होते हैं. ठीक है, और उनका जो एक और बेसिक वर्क होता है कि वो आपके एप्लीकेशन जो आपके और जो अदर सॉफ्टवेयर्स हैं उनको एक स्मूथलेस, एक सीमलेस वर्क प्रोवाइड कराते हैं. मतलब वो आसानी से ईज़िली आपके ओपन हो जाए, उनका जो वर्क है, जो फंक्शनलिटी है वो बहुत ही स्मूथ हो जाए, तो उनका वो ये वाला काम भी करते हैं. नाउ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ इंस्टॉल एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र. यानी कि जो यूज़र, ठीक है, यानी कि जो डेस्कटॉप का जो यूज़र है, जो डेस्कटॉप को ऑपरेट कर रहा है, उस यूज़र के अकॉर्डिंग जो एप्लीकेशंस होते हैं वो आपके वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होते हैं. ठीक है, उनको हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं. ठीक है, तो ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बेसिकली यही फ़र्क होता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कंप्यूटर को रन कराने के लिए होते हैं. ठीक है, और उनका जो UI होता है वो यूज़र फ्रेंडली होता है. यानी कि यूज़र को बहुत ईजिली समझ में आ जाता है, तो उसको पता चल जाता है कि उसको कहाँ पर मतलब किस किस चीज़ों पर क्लिक करना चाहिए, कहाँ किस किस चीज़ों को
विजिट करना चाहिए, और जहाँ पर अगर कंप्यूटर सिस्टम उसको वार्निंग देता है तो वो उस चीज़ को बेसिकली फॉलो भी करता है। लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके यूज़र के अकॉर्डिंग, यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग, आपको जो काम करवाना है उनके अकॉर्डिंग, उनके बेसिस पर वर्क करते हैं। नाउ सिस्टम सॉफ्टवेयर का सेकंड पॉइंट, सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड प्रोग्राम सच एज कंपाइलर, सिस्टम यूटिलिटी, डीबगर्स, ड्राइवर्स, असेंबलर, etc। अब आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या आ जाते हैं, आपके जैसे कंपाइलर है, असेंबलर है, ड्राइवर है, डीबगर है और सिस्टम यूटिलिटी है। तो ये सारे ही आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम में इंक्लूडेड प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। तो उनका बेसिकली जो काम होता है वो कन्वर्जन होता है, बेसिकली वो कन्वर्ट करते हैं। एंड आफ्टर दैट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंक्लूड ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर एंड स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो बेसिकली आपको ग्राफिक्स प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। जैसे आपका कोई गेम है, ठीक है, तो अगर आप सपोज अगर आपको कार रेसिंग गेम खेलना है तो कार रेसिंग गेम खेलो, तो वो आपके मतलब यूज़र के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। यूज़र को जैसा गेम चाहिए, अगर यूज़र को बहुत अच्छा गेम चाहिए तो वो बहुत, जैसे कि कार रेसिंग 3D है उसको इंस्टॉल कर सकता है। अगर उसको बेसिक सा गेम चाहिए तो अकॉर्डिंग टू उससे वो फाइंड करके वो उसको इंस्टॉल कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ड प्रोसेसर के बारे में बताया गया कि अगर आपको वर्ड पैड 2013, 16 या जो भी वर्जन आपको वर्ड पैड का यूज़ करना है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ वर्जन इसके पेड हैं, कुछ इसके फ्री हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको पेड वाला, क्योंकि पेड वाले में कई सारे फीचर्स हैं और जो फ्री वाला है उसमें इतने सारे फीचर्स नहीं हैं, बट काफ़ी इसमें भी हैं। आफ्टर दैट स्प्रेडशीट प्रोग्राम, अगर आप चार्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है, या लिस्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए MS एक्सेल है जो सबसे बेस्ट है, ठीक है। लोटस 1, 2, 3 भी है। तो अगर आप इनके फ्री वर्जन को भी यूज़ कर सकते हैं, पेड वर्जन को भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड ऑफ द यूज़र आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके। नाउ सिस्टम सॉफ्टवेयर का थर्ड पॉइंट, यू कैन नॉट इंटरेक्ट विद द सिस्टम सॉफ्टवेयर वाइल वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर एज इट रन इन द बैकग्राउंड। यानी कि आप डायरेक्टली जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं उनको आप चेकआउट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो आपका कंप्यूटर ऑन होते ही आपके जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं वो रन करना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आपका सिस्टम यूटिलिटीज़ जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, जो एंटीवायरस हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हैं, ये आपके ऑटोमेटिकली आपका कंप्यूटर आपका जैसे ही बूटअप हुआ, आपका कंप्यूटर ऑन हुआ, कंप्यूटर ऑन होते ही ये सारे के सारे सबसे पहले वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये आपको दिखाई नहीं देते, आपको नहीं पता चलेगा कि क्या मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहा है कि नहीं, बस आप उसको फील कर सकते हैं। फील कैसे कर सकते हैं, ये आपको एक यूज़र फ्रेंडली जो एक विंडो प्रोवाइड कराता है, वो आप विंडो को देख नहीं सकते बट आप विंडो को महसूस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द यूज़र फ्रेंडली बिहेवियर। ओके, नाउ अब यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का थर्ड पॉइंट, अ यूज़र कैन इंटरेक्ट विद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वाइल परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटी। अब आप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बेसिकली आप इजीली वॉच कर सकते हैं, आप उसको ओपन कर सकते हैं, आप उसमें देख सकते हैं, आप उसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। तो आप इसमें तो आप कई सारे फीचर्स को आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर आपके कंप्यूटर में एक बार इंस्टॉल हो गया तो वो अपने अकॉर्डिंग वर्क करेगा, ठीक है। वो अपने अकॉर्डिंग वर्क करके, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो अपने अकॉर्डिंग वर्क करके आपको जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होगा ताकि आपका कंप्यूटर अच्छे से रन कर सके, आपको उसके बारे में सजेशन प्रोवाइड कराएगा, वो आपको दिखाई नहीं देगा। जबकि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा उसमें अगर कोई अपडेट होगा या कोई भी अगर नेक्स्ट सेटिंग होगी या अगर वो कुछ और भी उसकी डिमांड्स होंगे तो वो आपको बेसिकली आपको आसानी से दिखाई दे जाएंगे, जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर के आपको दिखाई नहीं देंगे। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर का लास्ट पॉइंट, सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन रन इंडिपेंडेंटली ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो इंडिपेंडेंटली, यानी कि अब मैं इसमें आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ। बेसिकली ये साइंस से रिलेटेड है। जैसे कि हमारे जो कुछ इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जो कि अपने आप ही वर्क करते हैं, ठीक है, उन्हें किसी की कमांड की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसका एग्जांपल दूंगा, जैसे आपका हार्ट है, ठीक है, अगर आप सांस लेते रहेंगे तो आपका जो हार्ट है वो ब्लड पंप करता रहेगा, ठीक है। तो ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, यानी कि जो आपका हार्ट है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है।
इसके बाद अगर आपको भूख लगती है, इफ़ यू आर हंग्री देन यू हैव टू ईट सम फूड। आपने जैसे ही खाना खाया, आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो आपका जो स्टमक है वो आपके फूड को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो भी आपकी वर्क करना स्टार्ट कर देगी। तो ये भी बेसिकली किसी के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, ये आपके बिहेवियर के ऊपर, आपने जैसे ही अपना लंच या डिनर जो भी आपने अपना फेड किया, आपने खाया, खाते ही आपका ये जो सिस्टम है वो वर्क करने लगेगा। ठीक है, इसके बाद अगर एक और एग्जांपल मैं आपको दूं तो जैसे कि आपके जो लंग्स हैं, ठीक है, जैसे ही आप सांस लेंगे तो आपके जो लंग्स हैं वो क्या होंगे, आपके स्प्रेड होंगे, फूलेंगे। ठीक है, और आप सांस छोड़ेंगे तो क्या होगा, आपके जो लंग्स हैं वो वापस श्रिंक हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का जो आपका ये जो वर्क है हार्ट का और आपके लंग्स का, ठीक है, और जो ऑटोमेटिक फंक्शन है आपके स्टमक का, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आपको जब जो आप काम करते रहेंगे, आप सांस लेंगे तो आपका जो हार्ट है वो पंप करेगा, आप सांस लेंगे तो आपके जो लंग्स हैं वो आपको स्प्रेड करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अगर आप खाना खाएंगे तो आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो भी इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, यानी कि आपको उसको ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं है। आप तो बस अपने सिस्टम को ऑन कीजिए, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन नॉट रन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना रन नहीं हो सकता। क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए सबसे पहले आपके कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अगर आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सिस्टम यूटिलिटी चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि अगर आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल किया तो उसको ओपन करने का जो UI फंक्शन है वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में होता है, वो नहीं होगा। प्लस अगर आपके जो एप्लीकेशन में कुछ वायरसेस हैं या कुछ बग्स हैं, ठीक है, तो उनको डिटेक्ट करने का काम एंटीवायरस का होता है। तो वो अगर आपके पास एंटीवायरस नहीं है तो आपका जो सिस्टम है वो आपका डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो आपका जो डेस्कटॉप है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपके कंप्यूटर में प्री इंस्टॉल्ड होते हैं, जो कंपनी इंस्टॉल करके देती है, आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कुछ आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो आपको कंपनी इंस्टॉल करके देती है, और वो जैसे ही आप सिस्टम ऑन करते हैं आपकी सारी जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। अब यहाँ पर दिया गया ऑपरेशनल सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, OSS। तो अब ये OSS क्या है, यहाँ पर इसके बारे में देख लेते हैं। तो ऑपरेशनल सपोर्ट सिस्टम इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड बाय कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर टू ऑपरेट, मॉनिटर, एनालाइज एंड मैनेज कंप्यूटर और टेलीफोन नेटवर्क सिस्टम ऑन द क्लाइंट कंप्यूटर। यानी कि ये बेसिकली जो ऑपरेशनल सपोर्ट सिस्टम है इसका काम सिर्फ इतना होता है कि ये नेटवर्किंग को बेस्ड होता है। ये नेटवर्किंग को एनालाइज करता है, ठीक है, उसको मैनेज करता है, उसको ऑपरेट करता है, उसको मॉनिटर करता है। ठीक है, कि आपके कंप्यूटर में कोई नेटवर्किंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो उसको फिक्स करता है ऑटोमेटिकली, और आपको सजेशन देता है कि आपको ये काम करना चाहिए ताकि आपका नेटवर्किंग जो प्रॉब्लम आ रही है वो सही हो सके। ठीक है, नाउ ऑपरेशनल सपोर्ट सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम। ऑपरेशनल सपोर्ट सिस्टम को हम लोग ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर कहेंगे कि सर डिफरेंस क्या है, तो वहाँ पर ऑपरेशनल है और यहाँ पर ऑपरेशन है। ठीक है, नाउ इट इज़ ऑफन इंस्टॉल्ड ऑन अ सर्वर कंप्यूटर और एंड इज़ मेनली यूज फॉर सपोर्टिंग नेटवर्क प्रोसेस टू मेंटेन द नेटवर्क इन्वेंट्री, कॉन्फ़िगर नेटवर्क कंपोनेंट, प्रोविज़न सर्विस एंड मैनेज फॉल्ट। यानी कि ये बेसिकली जो है ऑपरेशनल सपोर्ट सिस्टम जो है वो आपके सर्वर में इंस्टॉल्ड होता है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर हमारे कंप्यूटर में क्यों नहीं, तो बेसिकली आपके कंप्यूटर में इसलिए नहीं क्योंकि आपका कंप्यूटर सर्वर नहीं है। अगर आप अपने कंप्यूटर को सर्वर में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या होगा कि अगर बेसिकली सपोज़ आपके कंप्यूटर से कई सारे और बेसिक कंप्यूटर्स आपके अगर अटैच्ड हैं हब के द्वारा, तो वहाँ पर वो ये चेक करता है कि क्या
एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फ़ाइल ईजिली ट्रांसफ़र हो रही है या नहीं। अगर हो रही है तो कोई बात नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बग है, वहाँ पर कोई डिफेक्ट है, तो वो उसको मैनेज करता है। अगर वो मैनेज नहीं कर सकता तो उसके बारे में आपको एक क्या बोलते हैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, इसको आप जा करके सॉल्व करिए। वो आपको सारे स्टेप्स भी बताएगा कि आपको इन स्टेप्स को फॉलो करके अपने जो नेटवर्किंग प्रॉब्लम आपको आ रही है वो सॉल्यूशन हो जाता है। आपको बेसिकली जो ये ऑपरेशनल सपोर्ट सिस्टम है, ये बेसिकली आपको बहुत बड़े बड़े जो बिजनेसेस होते हैं, बिजनेस हॉल्स, वहाँ पर आपको ये सब देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पर एक बेसिक सर्वर होता है और कई सारे कंप्यूटर सिस्टम होते हैं। ठीक है, अपने कंप्यूटर लैब में, जो अपने स्कूल में कंप्यूटर लैब है, वहाँ पर भी आपको एक सर्वर और कई सारे कंप्यूटर्स आपस में अटैच देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर अपने जो फाइल्स हैं, जो डाटा है, उसको ट्रांसफ़र ईजिली कर सकते हैं। बेसिकली बस उसमें नेटवर्किंग परमिशन अलाउड हो तो, ठीक है। अगर उसमें कोई पासवर्ड होगा तो आप नेटवर्किंग नहीं कर पाएंगे। ओके, नाउ यहाँ पर दिया गया है डीफ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए डीफ्रेगमेंटेशन क्या है। तो फ्रेगमेंटेशन अकर व्हेन हार्ड डिस्क डज नॉट फाइंड कंटिन्यूस मेमोरी टू स्टोर लार्ज फाइल्स। यानी कि जब आप फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, यहाँ पर एक छोटा सा इस पूरी एग्जाम्पल को पढ़ लेते हैं। व्हेन अ फाइल इज स्टोर ऑन अ डिस्क, द ऑपरेटिंग सिस्टम सर्च फॉर ऑल द अवेलेबल फ्री ब्लॉक्स ऑन द डिस्क एंड स्टोर द फाइल इन देयर। इफ द फाइल इज टू लार्ज फॉर वन ब्लॉक, द ऑपरेटिंग सिस्टम सर्च फॉर द नेक्स्ट ब्लॉक एंड स्टोर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फाइल देयर। यानी कि फ्रेगमेंटेशन बेसिकली एक प्रोसेस ऐसी होती है जिसमें अगर आपकी कोई फ़ाइल बहुत बड़ी है, उसका डाटा, उसका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो उसके लिए वो क्या करता है, उस ड्राइव्स में वो ब्लॉक्स को सर्च करता है ताकि उस फाइल को स्टोर कर सके। ठीक है, अगर सपोज़ उसको किसी ड्राइव में कोई ब्लॉक्स खाली मिल जाते हैं तो वो उसको स्टोर कर देता है। लेकिन अगर वो फाइल वहाँ पर अगर पूरी तरह से स्टोर ना हो पाए तो उस ब्लॉक में, तो वो क्या करता है, फिर वो नेक्स्ट ब्लॉक सर्च करता है ताकि जो बचा हुआ पार्ट है वो नेक्स्ट ब्लॉक में ईजिली स्टोर हो जाए। तो इसको, इस प्रोसेस को, यानी कि दीज ब्लॉक्स मे नॉट बी इन अ कंटिन्यूस फॉर्म और मे बी स्कैटर्ड ओवर द डिस्क। यानी कि हो सकता है कि जो फाइल आप चाहते हैं कि वो एक ही फॉर्म में, एक ब्लॉक में पर्टिकुलर स्टोर हो, वो अब क्या है, वो अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड हो चुकी है, तो क्या होगा, वो अब स्कैटर्ड हो चुकी है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। यानी कि यही जो स्कैटर होने की, जो फैलने की, जो आपकी जो डाटा, आपकी जो स्टोर इन्फॉर्मेशन की जो फैलने की जो प्रोसेस है, उसी को फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। अब इसको मैं एक बहुत अच्छे एग्जांपल के तौर पर समझाऊं कि सपोज़ अगर आप फिफ्थ ए क्लास में पढ़ते हैं, आपका बैग 5th ए में रखा हुआ है, लेकिन आपकी जो सारी बुक्स हैं वो 5th बी में रखी हैं, आपकी जो नोटबुक्स हैं वो 5th सी में रखी हैं, आपकी जो बॉटल है वो 4th ए में रखा हुआ है, आपके जो लंच बॉक्स है वो 4th बी में रखा हुआ। बेसिकली आपके जो ऑल द कंपोनेंट्स है, जो आपके ऑल द स्टेशनरी है, जो आपके सारे जो चीज़ें हैं जो आप घर से पिक करके लेकर आए थे, तो वो सारी चीज़ें अगर आपके सारे अलग अलग कमरों में स्कैटर कर दी जाए तो इस प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आपने फ्रेगमेंटेशन के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं और क्या क्या दिया गया है, तो आपको और बेसिक अच्छे से पता चल जाएगा। इट इज़ बेसिकली स्लो डाउन द रिट्राइवल ऑफ डाटा बिकॉज द हार्ड डिस्क कैन नॉट एक्सेस डाटा क्विकली इफ इट इज़ स्कैटर्ड ओवर द डिस्क। यानी कि अब इसमें होता क्या है कि जब आप उस पर्टिकुलर डाटा को आप दोबारा से ओपन करके चेकआउट करना चाहते हैं, तो बेसिकली वो उतनी क्विकली ओपन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका, अब सीधी सी बात है, अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा कंप्यूटर की कॉपी चाहिए, तो आप क्या करोगे, सर मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं अभी हाल लेकर आता हूँ। तो आप जाएंगे 5th सी क्लास में, वहाँ से आप कॉपी लेकर आएंगे और मुझे दिखा देंगे। ठीक है, अगर अब लंच की बेल बजती है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, 4th सी क्लास में जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर आपको जाने में टाइम लगेगा, फिर वापस आने में टाइम लगेगा। तो बेसिकली ये जो आपका सारा डाटा है, जो स्कैटर है, जो फैला हुआ है, तो उसको वापस इकट्ठा करने में जो हार्ड डिस्क है उसको टाइम लगता है। तो जब आपकी जो फाइल कंप्लीट हो जाती है तो वो उसको आपको ओपन करके दिखा देता है। नाउ फ्रेगमेंटेड डाटा नीड टू बी रीअरेंज एंड कंसोलिडेटेड इनटू वन कॉन्टिजियस एरिया ऑन द डिस्क फ्रीज स्पेस। यानी कि अब
उस फ्रेगमेंटेड डाटा यानी कि जो स्कैटर्ड डाटा है उसको वापस से एक पर्टिकुलर डिस्क में, एक पर्टिकुलर ड्राइव में स्टोर कर देंगे, यानी कि जहाँ पर फ्री, यानी कि पूरा एक ब्लॉक कायदे से पूरा अच्छे तरह से फ्री हो, वहाँ पर पूरे डाटा को स्टोर करने के लिए वो जो हार्ड डिस्क है वो जगह ढूंढती है। ठीक है, तो जब जगह मिल जाती है तो वापस से वो डाटा उस पर्टिकुलर ड्राइव के उस ब्लॉक में स्टोर हो जाता है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्रेगमेंटेशन। यानी कि सपोज़ अभी आपकी क्लास में जगह नहीं थी, इसलिए आपने अपना सारा जो कंटेंट था वो आपने फैला दिया, यानी कि आपका बैग 5th A में, बुक्स आपकी 5th B में, कॉपी आपकी 5th C में। तो लेकिन अब आपके क्लास में आपको जगह मिल गई है, तो अब आप अपना जो बैग है, अपनी कॉपी, बुक्स, नोटबुक, लंच और आपका जो पेंसिल बॉक्स है और जो आपका जो बॉटल है, उसको आपने स्टोर आपके 5th A क्लास में ही कर लिया, यानी जिस क्लास में आप पढ़ते हैं उसी क्लास में आपका सारा सामान आ गया। तो क्या होगा, ये डिफ्रेगमेंटेड हो गया। फ्रेगमेंटेड यानी कि सारा सामान बिखर गया, और डिफ्रेगमेंटेड यानी कि सारा सामान आपके एक जगह पर स्टोर है। अब अगर मैं आपसे कुछ भी चीज़ आपसे मांगता हूँ, या कोई भी टीचर आपसे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में आपसे पूछता है, तो आप बेसिकली चंद सेकंडों में ही, यानी कि बेसिकली 2 और 3 सेकंड्स में आप उसको वो कॉपी या वो बुक प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, नाउ द डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन रन ऑन शेड्यूल बेसिस, बट यू कैन आल्सो डिफ्रेगमेंट द डिस्क मैनुअली। यानी कि बेसिकली वो तो जो डिफ्रेगमेंटेशन जो प्रोसेस है वो बेसिकली सिस्टम के अकॉर्डिंग होती है, लेकिन अगर आप चाहें तो उसको मैनुअली यानी कि अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जिनके बारे में बताया गया है, बट आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे, सो आई विल कंटिन्यू दिस टॉपिक टुमारो आल्सो. So first of all, those who are new in my channel, first of all they have to subscribe my channel and press the bell icon so you can get the notification of my video very firstly. And okay student, so stay tuned with me in my channel. Goodbye.